हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज मंडे है और आज एक बार फिर हम अविनाश काकड़े जी से बात कर रहे हैं। कभी कभी वो मसरूफियत की वजह से कभी टाइम नहीं देते, लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि थोड़ा सा बिफोर टाइम हमें अलर्ट कर देते हैं कि टाइम अभी है तो बात कर लें। बहरहाल, अविनाश काकड़े जी का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारे लिए टाइम निकाल लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात और बता दूं कि अविनाश काकड़े जी इस वक्त महाराष्ट्र के एनसीपी के वाइस प्रेसिडेंट हैं और गांधीवादी विचारधारा के लिए जाने जाते हैं और किसान सेवा संघ के अध्यक्ष हैं। आप अपना एक यूट्यूब चैनल पर भी अपनी बहुत सी बातें रखते हैं। आप उनके यूट्यूब चैनल को पर जा सकते हैं, उनके कुछ वीडियो देख सकते हैं। आज जिन इश्यूज पर हम बात कर रहे हैं वो काफी अहम है। अहम इसलिए है कि हमारे चैनल के बहुत से देखने वाले इजराइल और अमेरिका की बदमाशियों के बारे में अच्छी खासी जानकारी उन्हें मिलती है इस चैनल से। अब एक बड़ी खबर आई है, अब बल्कि बड़ी खबर इसलिए भी है कि कांग्रेस जैसी पार्टी ने भी इस पर रिएक्शन दिया है। खबर यह है कि इजराइल 30 मुल्कों में अपनी पसंद की सरकारें बना चुका है और अपने नापसंद लोगों को हुकूमत से बाहर कर चुका है। क्या आपने सही सुना, समझा? बिल्कुल ये हकीकत है। और ये किस लेवल पर कहां तक जा सकते हैं, डेमोक्रेसीज को तबाह कर सकते हैं, वो हमने इसमें देखा है। इस वक्त भी खुद इजराइल के अंदर डेमोक्रेसी का क्या हाल हो रहा है वो भी हम आपको खबरें देते हैं। इसके अलावा जो इशू है जिस पर हम बात करेंगे वो है जॉर्ज सोरोस। अमेरिका में न्यूयॉर्क में एक बैठा बड़ा कारोबारी है, उसने अडानी के बारे में कुछ बताया है। उस पर हमारी सरकार के मोदी सरकार के कुछ मंत्री बहुत ही विचलित हो गए हैं, वो उसके खिलाफ भी बोल रहे हैं। आपको याद है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद अडानी की सारी जो दौलत और जो महल, कागज का महल, वो सारा ढह गया। और वो ही नहीं रहा, हमारे आपके सबके पैसे एसबीआई और एलआईसी में खतरे में पड़ चुके हैं। सरकार कितना भी मना करे, लेकिन हकीकत वही है जो हम आप समझ रहे हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे, चुनाव आयोग ने शिवसेना के एकनाथ शिंदे को ही असली शिवसेना मान लिया है और चुनाव निशान भी दे दिया है। आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती भी है, उस पर भी हम बात करेंगे। और मध्य प्रदेश के एक जज ने बहुत ही दिलचस्प फैसला दिया है जो एक तरह से नमूना हो सकता है, आइडियल हो सकता है दूसरे जजों के लिए भी, और सरकार को एक बड़ा सबक भी है। अविनाश काकड़े जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप समय दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि हमारी तो बात बहुत से लोगों को ऐसा लगता था कि समझ में नहीं आती थी, लेकिन इजराइल का असली चेहरा सामने नजर आ रहा है। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? 30 मुल्कों में अपनी पसंद की हुकूमतें बनवाना, अपने क्लाइंट्स को जितवाना, ये किस हद तक है? अब से पहले हमने सुना था जब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप जीते थे तो इल्जाम था कि रूस ने उन्हें जिताया है। ये कहानी क्या है, इसके बारे में जरा बताइए। देखो, कहानी ये है कि इजराइल चाहता है कि पूरी दुनिया, आपको पता होगा कि ये जो जूस लोग जो है वो पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी पे कब्जा किए हुए। अब इकोनॉमी पे जिसका कब्जा होगा उसका राजनीति पे तो कब्जा होगा ही। आपने देखा होगा कि पेगासिस मामले में भी इसी तरीके से पूरे दुनिया को घेर लिया था। और पेगासिस में उन्होंने, इजराइल ने बोला था कि हम तो सरकारों को देते हैं, दूसरे किसी को दे नहीं देते, आतंकवादियों के विरोध में देते हैं। अब इसमें मोदी बोल रहे थे कि हमने तो खरीदा नहीं, मगर पेगासिस चीफ जस्टिस से लेके सबके पीछे लग गया था। तो मोदी सच बोल रहे थे या इजराइल सच बोल रहा था, या मोदी झूठ बोल रहे थे और इजराइल झूठ बोल रहा था? इसमें से कुछ सामने आया नहीं। अब ये दूसरा धमाका हो गया जिसमें द गार्डियन, ब्रिटेन का एक अखबार है, और दैनिक भास्कर, ये भारत का अखबार है, उन्होंने एक खबर छापी कि टीम जॉर्ज नाम से एक नया कुछ ये तैयार कर लिया, ग्रुप तैयार कर लिया, जिसका चेयरमैन है जॉर्ज उर्फ ताल हन्नान, और जो नेचुरली जू है। इसने एक कंपनी बनाया जो इजरायली स्पेशल फोर्स का आदमी है, जिनका ये धंधा है। आपको पता होगा, मोसाद का ये धंधा ही है, पूरी दुनिया में डिस्टर्बेंस पैदा करना, उसके माध्यम से पैसे कमाना उनका धंधा है। तो ये पैसे कमाने के चक्कर में इन्होंने 30 देशों की डेमोक्रेसी को खतरे में डाल दिया।
क्योंकि इन्होंने सारे के सारे चुनाव 30 देश में, इसमें मतलब उसमें यूएस भी है, यूनाइटेड स्टेट भी है, यूके भी है और भारत भी है। ऐसे जो देश जहां डेमोक्रेसी नाम से डेमोक्रेसी चलती है, जो डेमोक्रेसी के कर्णधार समझे जाते हैं, वहां के चुनाव सैबोटाइज कर दिया उस आदमी ने। और ये चुनाव सैबोटाइज करने में सरकार का तो उसको ये होगा, सपोर्ट होगा। इजरायली सरकार तो यही करती है। तो अब उनके यहाँ भी अस्थिरता जो आई है, उसी का परिणाम है कि तुम जो बोओगे उसको पाओगे। तुमने दुनिया में अस्थिरता पैदा कर दी है, तो तुम्हारे यहाँ भी तो अस्थिरता पैदा होगी। तो इजराइल उसका परिणाम भुगत रहा है। मगर जो ये होता है, क्रिमिनल होता है, वो कभी ये नहीं सोचता है कि वो मेरे ऊपर भी आ सकता है। ये ना सोचते हुए उसने पूरे दुनिया के लोकतंत्र को खतरे में डाल दिया। और ये दूसरा हमला है पेगासिस के बाद में सारे जनतंत्र पर, सारे दुनिया के लोकतंत्र पर ये दूसरा हमला है इजराइल का। इससे सख्ती से अगर नहीं निपटा गया, इजराइल को अगर पनिशमेंट नहीं हुई, ये छोटी मोटी कंपनियां नहीं है, ये इजराइल स्पेशल फोर्स का आदमी इस तरीके से अगर करता है, तो इसका मतलब है इसमें दोषी इजराइल सरकार है। अच्छा, देखिए, हमारे चैनल को देखने वाले बहुत से मुल्कों में लोग हैं, और ज्यादातर जाहिर है भारत में लोग देखते हैं। तो आप लोग, मैं अपने दर्शकों से कह रहा हूं कि आपने जिसको वोट डाला और वो सरकार ना बने, तो आपको तो ये लगता है कि हमने वोट इसको नहीं डाला, लेकिन दूसरे लोगों ने डाला होगा, कोई बात नहीं, एक्सेप्ट भी करते हैं। बहुत से वो लोग हैं जिन्होंने मोदी जी को वोट नहीं दिया, लेकिन सरकार है, प्रधानमंत्री है, मानना है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि झूठ की बुनियाद पर अगर मोदी जी को बनाया गया है, या अमेरिका में कहें जो बाइडेन को बनाया गया है, तो आम लोगों की मर्जी के खिलाफ हुकूमतें बनी हैं। तो ये हुकूमतें क्या हमारे यानी देश के लोगों के लिए लॉयल होंगी, या उनके लिए लॉयल होंगी जिनके जरिए से वो हुकूमत में आए हैं? इसका मतलब यह हुआ कि बहुत सी हुकूमतों में बैठे हुए लोग इजराइल के साथ ज्यादा लॉयल होंगे, ना कि अपने देश के। क्या इसका नतीजा क्या होगा सर? लोकतंत्र से हमारा विश्वास उठ जाएगा, वोटिंग से हमारा विश्वास उठ जाएगा। और जो इल्यूमिनेटी वाला चर्चा चलते रहता है, जो रॉथस्चाइल्ड वाला जो मामला चलते रहता है कि दुनिया को चलाने वाले 10-20 परिवार या 10-20 लोग हैं, उस पे लोगों का विश्वास दृढ़ हो जाएगा। और ऐसा समझ में आएगा कि सारी सरकारें कठपुतली है, सबका सब व्यापार है, व्यापार से आगे कुछ नहीं है। ये लोगों का अगर विश्वास हो गया, तो फिर डेमोक्रेसी और ये सारा चीज जो हो गया वो पाखंड हो जाएगा, फ्रॉड हो जाएगा। ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है। आप ये समझ लीजिए कि एक घर का करता धरता जो है, अगर वही नकली हो, तो वो अपने बच्चों के लिए क्या हमदर्दी करेगा? अगर ऐसी हुकूमतें बन रही हैं दुनिया में, तो ये बहुत ही खतरनाक रुझान है। अच्छा, अब मैं दूसरी तरफ जाता हूं, वो ये कि अभी हाल ही में अडानी का जो मामला सामने आया था हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद, अभी वो संभला नहीं है। अच्छा, वो संभल भी नहीं सकता जब तक कि अलग से पैसा फिर और उसको दे दिया जाए हड़पने के लिए। अब ये जो जॉर्ज सोरोस का जो बयान आया है, उस पर क्यों तिलमिलाई हुई है मोदी सरकार? उसने क्या कह दिया आखिर? उसकी बात क्या है, वो हमारे दर्शकों तक जानी चाहिए, क्योंकि रिएक्शन तो अखबारों में आ जाता है, असल वो खबर नहीं बताते कि आखिर वहां से क्या बात कही गई थी। दरअसल जॉर्ज सोरोस के पहले 2 रिपोर्ट आई, एक हिडनबर्ग रिपोर्ट आपको पता है, एक फोर्ब्स की रिपोर्ट आई, और उसके ऊपर आधारित जॉर्ज सोरोस का एक बयान आया। जॉर्ज सोरोस ने कहा था कि अब भी मोदी के पास मौका है। क्या मौका है? भारत में कानून का राज है और सच्चा लोकतंत्र है, ये दिखाने का मोदी के पास में मौका है। अगर ये वो जो सुब्रमण्यम स्वामी भी यही बोला था कि मोदी इस पे एक्शन ले, कि सेबी ने क्या किया, हमारी गुप्तचर एजेंसियों ने क्या किया, किस तरीके से काम किया, इसका संज्ञान ले। अगर संज्ञान नहीं लेंगे तो अगले साल मोदी भी जेल में जा सकते हैं। अब वो अतिशयोक्ति होगी, मोदी की सरकार रहते मोदी को जेल में डालने वाला, मगर आगे हो सकता है ना, आगे अगर इसी तरीके से चला तो हो सकता है। तो ये उन्होंने जॉर्ज सोरोस ने बोला था। मगर जैसा कि अडवाणी पर हमला मतलब देश पर हमला, और उन्होंने मोदी के लिए बोला, तो फिर राष्ट्र पर आक्रमण हो गया, हमारे अर्थतंत्र पर आक्रमण हो गया। तो उन्होंने उनका जो बयान था, उन्होंने जो बोला था कि निष्पक्ष जांच करे, आपका लोकतंत्र इससे मजबूत होगा, लोकतंत्र के आपको दुहाई देते रहेंगे लोग, आप लोकतांत्रिक नेता नहीं हो, ये नहीं बोलेंगे लोग।
मगर उसके बयान को नजरअंदाज किया। और दूसरा जो बयान था उनका कि मोदी जी लोकतांत्रिक देश के नेता है, उन्होंने स्पष्ट रूप से बोला था कि भारत लोकतांत्रिक देश है, इस लोकतांत्रिक देश के मोदी जी नेता है, मगर मोदी जी खुद लोकतांत्रिक नहीं है और मुस्लिमों की हिंसा करके तेजी से नेता बने हैं। इस बयान पर एकदम उछल कर वो सिलेंडर वाली बाई भी आ गई और ये अफसर मंत्री जो बने सिलेंडर वाली बाई का नाम भी दे दीजिए साहब, वो बहुत लोगों को याद नहीं है। आपको पता है स्मृति ईरानी 400 रुपए के सिलेंडर पे बैठती थी, अब 1000 का सिलेंडर हो गया तो खुद ही सिलेंडर जैसी लगने लग गई। जी 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 जी, चलिए खैर। नहीं ना, हाँ 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 सही। तो इन्होंने ये कहा दोनों ने मिलकर कि ये लोकतंत्र पर हमला है। अरे उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र को अगर बचाना चाहते हो, आपका लोकतांत्रिक देश है, इसमें आप अलोकतांत्रिक कदम मत उठाइए, इसकी जांच करवाइए ढंग से। यही तो सारी विरोधी पार्टियां भी बोल रही है, यही सब बोल रहे। भाई राहुल गांधी जी ने भी यही बोला था ना पार्लियामेंट में, क्या बोला था? तो इन्होंने उनके ऊपर अडानी का ये कैसे उनके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव भी लाया और उनके ऊपर विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव भी लाया, जिसमें सारा भोकू मीडिया, मैं बोल रहा हूं मोदी मीडिया जो था वो सारा का सारा टूट पड़ा था कि अब राहुल गांधी को जेल भेजेंगे, राहुल गांधी को सजा होगी, अब इसको सजा होगी, अब जॉर्ज सोरेस को भी सजा दे दो, फोर्स को भी सजा दे दो, हिडनबर्ग को भी सजा दे दो। है तुम्हारी औकात भक्तों, अगर तुम्हारी औकात होगी तो उसको सजा दे के देख लो। और तुम्हारा जो मीडिया है यहाँ का गोदी मीडिया, वो भी कुछ करके देख ले, इनका बुरा करके देख ले। तो ये देखिए हर मौके पर कोशिश ये हो रही है कि अडानी को कोई कुछ ना कहे, मोदी को कोई कुछ ना कहे, चाहे अडानी के ही तो चौकीदार है ये सारे के सारे चौकीदार किसके? उन्होंने बोला था ना मैं देश का चौकीदार हूं, और देश मतलब अडानी, तो चौकीदार किसके हुए? तो मालिक के लिए अगर कुत्ते भुर्राएंगे नहीं, भौंकेंगे नहीं, तो किसके लिए भौंकेंगे? ये बहुत ही पीड़ा देने वाली बात है कि देश के लोगों का पैसा इस बेदर्दी से लुट जाए और सरकार फिर भी उसी लुटेरे को सपोर्ट करती रहे। ये बहुत ही बुरी चीज है देश के लिए, मुल्क के लिए। अच्छा, अब मैं उस पर आपसे बात करना चाहता हूं। ये चुनाव आयोग ने जो कुछ किया है, इसकी बैकग्राउंड में क्या कुछ है? कहीं नहीं, जो इसके पहले मैं फोर्स की भी कुछ जानकारी आपको देना था, तो फोर्स की जानकारी। हाँ बताइए फोर्स की बताइए, क्योंकि आपने सोर्स का पूछा था, फोर्स की भी जानकारी ले लीजिए। फोर्स ने रिपोर्ट में कहा कि विनोद अडानी ये अडानी ग्रुप का सेल कंपनी का मैनेजर है। हिडनबर्ग ने के रिपोर्ट आने के बाद इन्होंने जो जवाब दिया था कि ये विनोद अडानी जो है ये हमारा कोई नहीं है, हमारे कंपनी के मैनेजमेंट में नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है, ये उन्होंने बोला था। मगर बोलने के बाद अब पता चला कि फोर्स कंपनियां, जितनी सेल कंपनियां होती है, सैकड़ों सेल कंपनियां इसने बनाया। कहाँ बनाया इसने? जकार्ता, सिंगापुर, दुबई में बैठकर सारी फोर्स कंपनियां बनाया इसने। फोर्स कंपनी मतलब 420 करने वाली कंपनी है, जिसमें ब्लैक मनी इन्वेस्ट होता है और ब्लैक मनी सर्कुलेट होता है। ऐसे ये टैक्स हेवन देश है। यहाँ ये फर्जी कंपनी वालों ने बना के और बुला के उसमें पैसा लिया और उसने $240 बिलियन वीटीबी बैंक रशिया से लिया। अब समझ लो रशिया का पैसा मिला और उसके अगेंस्ट में क्या गिरवी रखा? तो इन्होंने अफ्रो एशियन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी के शेयर, जिसके 2.65% शेयर है अडानी एंटरप्राइजेस में, अडानी पावर में 6.88%, अडानी पार्ट्स में है 4.16% और अडानी ट्रांसमिशन में है 2.71%। दूसरी एक कंपनी है वर्ल्ड वाइड इमर्जिंग मार्केटिंग होल्डिंग लिमिटेड, इसमें अडानी एंटरप्राइजेस के 2.65% शेयर, अडानी पावर के 5% शेयर, अडानी पोर्ट के 3.99% शेयर और अडानी ट्रांसमिशन के 2.71% शेयर। इसका मतलब है यूएस मार्केट की वैल्यू अगर देखा जाए तो अडानी एंटरप्राइजेस में 1.3 बिलियन शेयर के शेयर जो प्रमोटर शेयर है, आप समझ लीजिए इसको बहुत गंभीरता से, ये प्रमोटर शेयर है 1.3 बिलियन। इन्होंने एक बार बोला था कि विनोद से हमारा कोई लेना देना नहीं है, विनोद अडानी से, और विनोद अडानी एक प्रमोटर शेयर गिरवी रखता है अडानी पावर के 1.2 बिलियन शेयर, 800 बिलियन शेयर रखता है अडानी पोर्ट्स के और अडानी ट्रांसमिशन के 700 बिलियन शेयर रखता है। और ये शेयर रख के उन्होंने $240 बिलियन का कर्जा लिया, $1 मिलियन का।
और आपको और एक बात बता देता हूं, ये इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया। प्रमोटर शेयर अगर कहीं गिरवी रखे जाते तो सेबी का और भारत सरकार का कानून है कि इसको डिक्लेयर करना पड़ता है, सेबी में भी डिक्लेयर करना पड़ता है, पब्लिक में भी। ये डिक्लेयर नहीं किया तो ये दंडनीय अपराध है, और ये दंडनीय अपराध इसने किया है। दूसरा अपराध इसने किया है कि सेल कंपनियां जो बनाए, सुब्रमण्यम स्वामी से लेके सब बोल रहे हैं कि ये सारा जो पैसा आया है ये रशिया और चाइना का पैसा है, वहां के जो ब्लैक मनी वाले हैं उनका पैसा इस देश में आया है। आप समझ लीजिए कि उन्होंने जब गिराया तो 8 लाख करोड़ का फर्जीवाड़ा हुआ, 8 लाख करोड़ लूटे गए देश के। जैसे धीरूभाई अंबानी ने इसमें नकेल कसा था, 1971 के आसपास में हुआ था हादसा, तो उसके कंपनी के शेयर जो प्रमोटर शेयर थे या उनके शेयर जो कंपनी आई थी, जैसे इन्होंने इशू लाया था, अंबानी ने लाया और मंदाड़ियों ने उसको डाउन करके, जानबूझकर डाउन करके उसको शेयर को गिराने का प्रयास किया। धीरूभाई अंबानी ताकत से खड़े हो गए और नाक रगड़वा दिया था मंदड़ियों की। मगर इस वक्त मोदी अडानी साथ होते हुए भी मंदड़िये ने अपना काम कर गए और हमारे देश के एसबीआई का और एलआईसी का 8 लाख करोड़ रुपए लूट लिया। वो किसने लूटा, इसकी तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए। ये इन्वेस्टिगेशन अगर होना है तो उसकी जांच करनी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे नकेल कस दिया। सुप्रीम कोर्ट के सामने इन्हें जांच कौन करेगा, ये बंद लिफाफे में दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये ऐसा बंद लिफाफे में नौटंकी नहीं चलेगी, हम लोग तय करेंगे कि कौन जांच करेगा, आप नहीं तय करोगे। अब बहुत हो गया नौटंकी, अब आप तय नहीं करोगे। और उन्होंने जांच सदस्यों के नाम सरकार से लेने से मना कर दिया। उन्होंने बोला कि जांच हम करेंगे। और इसमें अडानी सरकार की जालसाजी क्या है, और ये सब उधारी की जालसाजी कितनी बनी है कि सब तरीके से कर्जा, आज से समझ में आ रहा है कि इसने ऐसा कोई देश नहीं छोड़ा जहां से कर्जा नहीं लिया। और कर्जा लेकर यहाँ की जो संपदा है, मतलब आपको पता है यहाँ के पोर्ट, यहाँ के एयरपोर्ट, यहाँ के माइनिंग, यहाँ का रास्ता, यहाँ के जो रेलवे स्टेशन, ये सब जो बेचने का काम किया, क्योंकि ये सारा का सारा इन्हीं कंपनियों का है, जो 4 कंपनियों के नाम दे रहा हूं मैं। और ये 4 कंपनियों के सारे शेयर आपने फॉरेन में बेच के, और ये पैसे की जो जालसाजी की है, देश के तहत धोखा है, ये देश की लूट है। और ये लूट में शामिल बीजेपी है, क्योंकि बीजेपी कार्रवाई नहीं कर रही। अच्छा, इसमें 2-3 चीजें बहुत ही इंटरेस्टिंग आपने बताई, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये कि विदेशों से पैसा आया, दूसरा ये भी आपने बताया कि रूस और चीन, क्या चीन जो हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है उसके बहुत से सबूत आ चुके, लद्दाख से, अरुणाचल प्रदेश से। हमारी सरकार कभी खुल के उसके खिलाफ नहीं बोलती। क्या ये अडानी को जो इन्वेस्टमेंट आया हुआ है उसकी वजह से नहीं बोलती? एक तो ये सवाल बहुत बड़ा है। दूसरा ये कि जो सरकारें अडानी वगैरह को, जिस सरकार ने एयरपोर्ट दे दिया, मिसाल के तौर पे 1 रुपए एकड़ के हिसाब से, 1 रुपए के हिसाब से कुछ और दे दिया, जबकि उसकी वैल्यू थाउजेंड्स टाइम है, उसको कोई वैल्यू नहीं बता सकता। अब वो उतनी बड़ी वैल्यू के अगेंस्ट दूसरे मुल्कों से कर्ज ले लेता है। तो इसका तो सीधा मतलब ये हुआ कि हमारे देश की बहुत सी संपत्तियां जो हमने मुफ्त में लुटा दी थी, उसकी असली कीमत के अगेंस्ट उसने उधार भी ले लिया है। अब इससे पहले एक और कहानी भी आ चुकी है जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने बताई थी कि 100 रुपए वाला शेयर अपने आप ही खरीद करके 500 किया, फिर 1000 किया, फिर 1500 किया, फिर 2000 किया। मिसाल के तौर पे था वो हर्षद मेहता ने जो किया था वो, हाँ, था वो असली 100 रुपए का, और 2000 रुपए का उसे दिखा करके उस 2000 के अगेंस्ट लोन ले लिया। यानी असल हवा, मतलब असल वैल्यू उसकी 100 रुपए और 2000 रुपए उस पर कर्ज ले लिया गया। तो जाहिर है वो कंपनी तो डूबेगी। तो क्या अब देश की इतनी बड़ी बड़ी संपत्तियां, एयरपोर्ट, सी पोर्ट, रेलवे, सब कुछ दे करके, और उसने दूसरे मुल्कों में जाकर के उसे एक तरह से गिरवी रख दिया, बेच दिया, तो देश के पास क्या रह गया? कुछ नहीं। हमने देश बेच दिया। मैं देश नहीं बिकने दूंगा बोला, अडानी के माध्यम से देश बेच दिया। हम दूसरे देशों की देखते, पाकिस्तान का क्या हुआ, इसके क्या हुआ, सीपेक का आपने देखा होगा कि इतने चिल्लाहट कर रहे थे यहाँ के भक्त, ये चिल्लप्पो मचा रहे थे। अब 240 बिलियन डॉलर के लिए क्या क्या रखा है बताओ, मिलियन डॉलर के लिए क्या क्या रखा है?
तो उसने ये आपको बताया कितने किसके शेयर है, ये पूरा का पूरा रिपोर्ट है, पूरा रिपोर्ट है, मैं आपको भेज दूंगा। तो ये जब रखा है तुमने, गिरवी रखा है, इसका मतलब है कि इनडायरेक्टली हमारी देश की सारी संपत्ति आपने उनके पास रख दी। और आज की हालत ये है, आपको बता देता हूं, ये कभी भी भाग सकता है गौतम अडानी। विनोद अडानी तो भाग गया, गौतम अडानी भाग सकता है क्योंकि इसके ऊपर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी शुरू हो गई है। ये 15 फरवरी तक उसको 7,017 करोड़ रुपए डीबी पावर को देना था। ये अब तक जो सौदा करता था, आपको पता है, इन प्रकार वो सौदे पे कब्जा कर लेता था। अब इसको डीबी पावर का जो था डील 7,017 करोड़ रुपए का, उससे अडानी पीछे हट रहा है। इसको क्लियरेंस मिल गया था, कंपटीशन कमीशन ने परमिशन दिया था 29 सितंबर 2022 को। अब इसके ऊपर वो खरीदने को तैयार नहीं है। इसकी जो धाक थी मार्केट में, मोदी के कारण जो धाक थी, वो धाक टूट चुकी है। और बिजनेस मैगजीन ने खबर दी है कि इसने सारे रोड प्रोजेक्ट रोक दिए हैं। सबसे पहला ड्रीम प्रोजेक्ट था गंगा एक्सप्रेसवे का, मेरठ से इलाहाबाद, इसने रोक दिया क्योंकि अब इसको सारे बॉन्ड की किस्तें चुकाना है। और इसकी बॉन्ड पहली किस्त आने वाली है जुलाई में, और इसकी हालत ये है, देख लो। अब इसको मैंने पिछले वक्त ऐसे ही बोला था मजाक में कि यूरेनियम दे देगा, देश की वो जम्मू कश्मीर में जो मिली वो खदान दे देगा, जो टंगस्टन की। अब ये दिया तब भी वो बचेगा नहीं, क्योंकि इतने जल्दी तो वहां से खनन होगा नहीं। और इतने जल्दी खनन अगर नहीं होगा तो उसके कंपनी कैसे बचेगी और अपना देश कैसे बचेगा? जुलाई में किस्त देना है, सितंबर में दूसरी किस्त देना है, और ये सारे बॉन्ड है, सिक्योर्ड बॉन्ड है। सिक्योर्ड किसके अगेंस्ट में? हमारे देश की परिसंपदा के अगेंस्ट में सिक्योर्ड बॉन्ड है। तो ये देश बेचने का काम है, देश बेच दिया। इसलिए ये आती सिलेंडर वाली बाई आती, वो जयशंकर जी आते हैं और टूट पड़ते दूसरों पर, सोर्स पे टूट पड़ेंगे, कभी हिडनबर्ग पे टूट पड़ेंगे। अरे तू कौन सी मंत्री है, तू बोल किस में रही है, तेरा काम क्या है, तू काम कौन सा कर रही है? तो ये इसीलिए करते कि जिम्मेवारी किसी की कोई नहीं है, सब देश बेच को बर्बाद करने का काम इन्होंने किया है, और इसका जवाब इनको देना पड़ेगा। अच्छा, इसका एक नतीजा और भी सामने आता है, नजर आता है। देखिए, मैं दर्शकों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो कुछ हो रहा है उसका जो असर आप देख रहे हैं। बीजेपी को सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी कहा जा रहा है, दुनिया की सबसे अमीर पार्टी बताया जा रहा है। उसके न सिर्फ नई दिल्ली में बल्कि अलग अलग स्टेट की राजधानियों में, जिला हेडक्वार्टर्स में बीजेपी के बड़े बड़े ऑफिस बनाए गए हैं। वो जाहिर है, वो पैसा वो देश को बेच करके जो अडानी ने कमाया, वही पैसा इनको इलेक्शन जिताने के लिए, जिसमें एमपी एमएलए खरीदने के कितने 10 स्टेट्स में हुकूमतें बदलने की बात है। आपको पता है, फोर्ब्स रिपोर्ट ने कहा कि विनोद अडानी ग्रुप का फिक्सर है। इन्होंने एक तरफ बोला था उसका कोई मतलब नहीं, और उसको सैकड़ों उसकी कंपनियां हैं। विनोद अडानी के माध्यम से अडानी ग्रुप को जितना असेट मिला था देश का, वो उसने दूसरे जगह गिरवी रख दिया। सारी बैंकों में गिरवी है, हमारा देश गिरवी है। हाँ, ये बहुत बहुत ही खतरनाक सूरत है। देखिए, किसी भी पार्टी को सपोर्ट करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अंधभक्त होकर के देश की कीमत पे किसी को सपोर्ट करना ये बहुत अच्छी बात नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा है कि आप अपने घर को किसी और को चुपचाप जाकर के गिरवी रख दें और अपने बच्चों को भी ना बताएं कि जिस घर में आप रह रहे हो ये आपका मकान नहीं है। ऐसी हालत हो गई है। अच्छा, अब मैं चलना चाहता हूं मध्य प्रदेश में क्या कुछ हुआ है। महाराष्ट्र को हम आखिर में वो करेंगे। मध्य प्रदेश में एक जज का जो फैसला है वो कहते हैं बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही अहम फैसला। भी दिल्ली वाले लोग महाराष्ट्र पे अन्याय करते ही है। हाँ, नहीं, अन्याय का इरादा नहीं है, आखिरी बात जो होती है उसका असर बाकी रहता है लोगों पर, इसलिए उसे जी। एक केस हुई थी, मिसलेनियस क्रिमिनल केस नंबर है 4042-867/2020, मतलब 2020 में वो केस डली थी। उसका केस नंबर है 4286867। वो केस जो दर्ज हुआ था, वो केस नंबर था 251/2019, मतलब 2019 में, पुलिस स्टेशन नागलवाड़ी, जिला बरवानी, मध्य प्रदेश में ये केस दर्ज हुआ था शकुल हमीद और रमेश पुल्लीमार पर। इसमें जो केस थी, जो ये डाले गए थे, धाराएं लगाई गई थी 420, 467, 468, 34/2,
एमपी एक्साइज एक्ट 1915 यानी 1915 के कानून के अंतर्गत इन पे केस डाला था। ये जो जस्टिस है इन्होंने फाइंडिंग देते हुए बोला कि ये एक झूठे केस है, फ्रॉड केस है, और फ्रॉड केस में किसी व्यक्ति को आपने 20 महीने जेल में रखा। ये फालतू केसेस में, जो केसेस का कोई मतलब नहीं है, क्लैश करने के लिए जब गए तो मध्य प्रदेश सरकार पर 20 लाख रुपए का फाइन लगाया और बोला कि 20 लाख रुपए आप इनकी भरपाई करो। ये जो तोड़ने वाले अफसर है, मैं तो बोलता हूं कि जिन्होंने उनको डाला होगा उस अफसरों से भी करना चाहिए। बिल्कुल, पीआई होगा, पीएसआई होगा, एसीपी होगा, डीसीपी होगा, कमिश्नर होगा, ये सब पे नहीं लेना चाहिए पैसे। सरकार के पैसे मतलब टैक्स के पैसे है ना। बिल्कुल, जिन्होंने उनको फ्रॉड केस में फंसाया उन अफसरों से लेना चाहिए, उन अफसरों से लेना चाहिए ताकि उन्हें सबक मिले। देखिए, देश भर में नकली केसेस की भरमार है, उससे जेलों पर खर्चा बढ़ा हुआ है, अदालतों पर खर्चा बढ़ा हुआ है, सिर्फ इसलिए कि कुछ अफसर अपनी तरक्की हासिल करने के लिए नकली केसेस में भी बहुत लोगों को फंसाते हैं। और ये अदालतों के फैसलों के रिकॉर्ड अगर आप छाने, अगर कोई स्टडी हो तो पता चले कि इन पुलिस वालों की वजह से हमारे यहाँ के होम मिनिस्टर को फंसा दिया जी, हमारे यहाँ के पूर्व होम मिनिस्टर को फंसा दिया। जिस अफसर ने फंसाया वो बोलता है मेरे पास कोई सबूत नहीं, और होम मिनिस्टर थे, 14 महीने जेल में रह के आए। जी, देखिए ये बिल्कुल बड़ा अजीब है। अब क्या कहा जाए, मुहावरे तो बहुत से हिंदुस्तानी जबान में कि क्या जैसे राजा वैसी प्रजा, बल्कि जैसे राजा वैसी पुलिस, तो क्या क्या हो सकता है। बहरहाल ये बहुत ही मिसाली फैसला दिया है मध्य प्रदेश के जज ने। हमें उन्हें सलाम करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, इसलिए कि उन्होंने इंसाफ के साथ साथ हुकूमत को यह बताया कि आप ज्यादती करते हैं, ये ज्यादती करना बंद करो। अगर इस पर देश भर में लोग और सरकारें और खासतौर पे पुलिस अफसर इसको देखें, समझें, तो शायद वो गलतियां ना करें। अच्छा, अब महाराष्ट्र का बताइए कि ये क्या है। चुनाव आयोग, शिवसेना, उद्धव ठाकरे ने कह दिया कि इलेक्शन में आ जाओ, हम बिल्कुल इलेक्शन के लिए तैयार हैं, और उद्धव ठाकरे ने कह दिया इस चोर को सबक सिखाना है इलेक्शन में। आप क्या कह रहे हैं, क्या कुछ हुआ? ये देखो क्या हुआ कि जस्टिस चंद्रचूड़ जो है सीजेआई, उन्होंने पहले दिन बोल दिया कि ये जो सरकार है, ईडी सरकार जो है महाराष्ट्र की, उन्होंने शतरंज की चाल चली है। ये खाली हिंट थी मोदी आयोग के लिए। मोदी का जो चुनावी आयोग है, जो मोदी रोड शो करते हैं और उसमें कोई एक्शन नहीं होता है, मोदी जैसा चाहता है वैसा चुनाव आयोग जो चल रहा है, वो चुनाव आयोग ने क्या किया, तुरंत दूसरे दिन, क्योंकि उसको समझ में आ गया है चीफ जस्टिस क्या बोल रहे हैं, चीफ जस्टिस के उस हिंट को उन्होंने पकड़ के अपना एक फैसला सुना दिया। अभी तक बहुत सारी चीजें, वो 17 एमएलए का क्या होगा, उसके क्या होगा, उसके जजमेंट का क्या होगा, कुछ नहीं आया सामने। मगर ये सरकार को फंसाए रखना है, इनको चलाना है, साल 1.5 साल इलीगल सरकार को चलाना है। उसके लिए उन्होंने क्या किया, तो ये धनुष्यबाण चिन्ह और ये उठा के उनका जो शिवसेना नाम है वो उसको दे दिया, ईडी वाली सरकार का जो मुख्यमंत्री है उसको दे दिया, और उसको देके ये बता दिया कि ये असली शिवसेना है। उसके ऊपर जो प्रतिक्रिया आई, शरद पवार साहब की प्रतिक्रिया आई, उन्होंने बताया कि आपको हारना नहीं है उद्धव जी, आपको ये ध्यान में रखना है कि इंदिरा जी के साथ भी ऐसा हुआ था, और वो जनता के पास में गई थी और जनता ने उनको माना था, सच्ची कांग्रेस उनको माना था, सच्ची शिवसेना आपको जनता मानेगी। आप जनता के पास जाइए, इनके झगड़े में मत पड़िए, क्योंकि यहाँ सुप्रीम कोर्ट हो, इलेक्शन कमीशन हो, सारे महकमे किसी ना किसी के पास गिरवी है। ये एक दूसरे को हिंट देते हैं और सब एक दूसरे की इच्छा अनुरूप इस वक्त काम करते हैं, मात्र बीजेपी और मोदी के फायदे के लिए। उसमें हमारे यहाँ के छगन भुजबल साहब है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि संसदीय सदस्य अगर पैमाना था इलेक्शन कमीशन का, तो फिर एफिडेविट क्यों मंगाया? जब लाखों की संख्या में ट्रक भर के एफिडेविट मंगाया था कि जनता किसके साथ में है, वर्कर किसके साथ में है, शाखाएं किसके साथ में है, अगर इसमें ही देना था तो फिर वो क्यों मंगाया था? मतलब मंगाओगे आप पार्टी किसके साथ में है, और जजमेंट इसमें दोगे कि उनके साथ में सांसद भाग गए थे या उनके साथ में एमएलए भाग गए थे। तो ये इलीगल निर्णय इन्होंने इस तरीके से दिया और उसको जस्टिफाई करने में लगा है हमारे यहाँ का सारा भाजपा और वर्तमान सरकार। ये क्या बोल रहे हैं मालूम है?
न्याय हो गया। हमारे साथ गठबंधन था, उसने दूसरे के साथ सरकार बना लिया, हमारे भरोसे जीत के आया। बीजेपी महाराष्ट्र में कमलाबाई करके जानी जाती थी और इनके पैर यहाँ जो जमे हैं वो शिवसेना के भरोसे जमे हैं, मगर ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। जी जी, ये बहुत ही अहम बात है। देखिए, अब मुझे 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 चुनाव आयोग के इस फैसले पर याद आया सुप्रीम कोर्ट का अयोध्या वाला फैसला। सारा आप फैसला पढ़ते जाओ, बिल्कुल ऐसा लगता है कि आखिर में हम ये पढ़ेंगे कि ये मस्जिद को चली जाए, लेकिन आखिर में आखिरी पैराग्राफ में बिल्कुल पलटी मार दी और फैसला कर दिया। आखिरी पैराग्राफ पे दूसरा लिख रहा है कोई तो भी। हाँ, नहीं नहीं, वो दूसरा लिख रहा है, लेकिन राम मंदिर फैसले में देखा होगा जज ने नाम लिखने से मना किया था, क्योंकि आखिरी का पैराग्राफ उसने नहीं लिखा था। जी जी, मैं वही कह रहा हूं। तो बिल्कुल उसी तरह का फैसला ये शिवसेना के बारे में चुनाव आयोग का है। तो ये चल रहा है साहब देश में, अच्छी तरह से समझ लीजिए, बहुत अच्छी तरह से समझिए और गौर कीजिए। आप किसी के भी सपोर्टर हो, लेकिन आपको देश का सपोर्टर होना चाहिए, देश के साथ हमदर्दी होनी चाहिए। पहले देश होना चाहिए, उसके बाद में पार्टी होना चाहिए और उसके बाद में व्यक्ति होना चाहिए। मगर ये घोषणा देने वाली पार्टी पहले अपना फायदा, बाद में मित्रों का फायदा और बाद में जनता जाए भाड़ में ये नहीं हो सकता ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, जाहिर है। बिल्कुल देखिए, जब पूरे देश की संपत्तियां उसे दे दी बिल्कुल मुफ्त में और उसने गिरवी रख दिया विदेशों में, तो जैसा कि आपने भी कहा, मेरा भी समझना यही है कि देश को बेचने का पूरा इंतजाम किया है। और आपने आज कई चीजों पर बात रखी, एक और तो ये कहते हुए इंतजाम किया है कि देश नहीं बिकने दूंगा। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो छत्रपति शिवाजी महाराज पर भी आप कुछ कहना चाह रहे थे, उस पर छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती थी जी 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 19, और इस जयंती के दिन कुछ लोग प्रयास कर रहे थे कि छत्रपति को भगवान बनाया जाए। जी जी जी, छत्रपति हमारे जैसे हाड़ मास के व्यक्ति थे और इतनी पूरी जो ये चली है हमारे यहाँ की कि जो आदिवासी से लेके हम उन्नत लोकतंत्र तक आए, जिस उन्नत लोकतंत्र में ऐसे भी लोग बैठ गए जो लोकतंत्र को बेच रहे हैं। मगर उस वक्त भी 400 साल पहले के एक राजा को हम याद करते हैं, क्योंकि वो राजा जनता का राजा था। उनकी जो पॉलिसियां थी, उनकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी थी, एग्रीकल्चर पॉलिसी थी, सिंचाई पॉलिसी थी, इस पॉलिसी पर बात होनी चाहिए थी, मगर वो पॉलिसी पर बात नहीं होती है। आज भी छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए घोषणा देते हैं कि हिंदू पतपातशाह था वो और गो ब्राह्मण प्रतिपालक थे वो। मैं ये बताना चाहता हूं कि छत्रपति शिवाजी महाराज के किसी किले पर गौशाला नहीं थी, किसी किले पर यज्ञशाला नहीं थी। उन्होंने अपनी सारी की सारी लड़ाई अमावस्या के रात में लड़के फतेह हासिल की। मतलब वो कोई मुहूर्त नहीं देखते थे, किसी तरीके का मुहूर्त उन्होंने नहीं देखा, किसी तरीके का कर्मकांड उन्होंने नहीं किया। ऐसे पराक्रमी राजा को आज ये भगवान बनाने के पीछे तुले हैं। शुक्र है मराठा सेवा संघ जैसे जो संगठन यहाँ है, उन्होंने उसको देवत्व बहाल करने के विरोध में एल्गार पुकारा और उनका वो जो मंसूबा था उसको धाराशायी कर दिया। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी, आपने हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप काफ़ी मसरूफ़ हैं, बिजी हैं, मुझे उसका अंदाज़ा है, और हमारी कोशिश रहेगी कि आपसे आगे भी इसी तरह से बात होती रहे। आप कितने भी बिजी हो जाएं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपसे वक्त लेते रहें। आप भी हमें टाइम देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद, शुक्रिया। अभी याद करते हर महीने, हर सप्ताह याद करते हो, इसलिए आपका भी शुक्रिया, बहुत बहुत आपके दर्शकों का भी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।